नमस्कार सभी छात्र और छात्राओं को। आज मैं फिर से आपके लिए एक नया टॉपिक आपके सामने लेकर के आया हूँ और वो टॉपिक है हमारा सूर्यताप। ज्योग्राफी का ये सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक है सूर्यताप। और इस सूर्यताप में हम पढ़ेंगे कि सूर्य की जो परतें हैं उनके बारे में पढ़ेंगे, सूर्यताप के सामान्य बारे में पढ़ेंगे, सूर्य से आने वाली जो दीर्घ तरंगें हैं उनके बारे में पढ़ेंगे, और उसके साथ साथ में जो पृथ्वी से पार्थिव विकिरण होता है तो उनके बारे में भी पढ़ना है हमें, और सूर्यताप को प्रभावित करने वाले जो कारक होते हैं वो भी हमें पढ़ेंगे। तो आज का हमारा ये टॉपिक रहेगा सूर्यताप। और ये टॉपिक सभी छात्रों के लिए, चाहे वो कॉलेज एजुकेशन में सेमेस्टर बीए हो या पीजी कर रहे हैं, उन विद्यार्थियों के लिए भी है, सीटी का एग्ज़ाम की तैयारी करने रहे हैं उनके लिए भी है, चतुर्थ श्रेणी हो, ग्राम सेवक हो, पटवार हो, कांस्टेबल हो, रीट हो, फर्स्ट ग्रेड या फिर सेकंड ग्रेड की जो ज्योग्राफी है उसमें भी ये टॉपिक है। तो सूर्यताप के बारे में सबसे उपयोगी और महत्वपूर्ण ये टॉपिक रहने वाला है। तो इस वीडियो को पूरा देखोगे, सभी बच्चे पूरा इस वीडियो का अध्ययन करेंगे, तो सभी विद्यार्थी अपनी नोटबुक और पेन लेकर के क्लास लगाएं और उसमें जो भी मुख्य बिंदु है वो अपनी नोटबुक में नोट करेंगे और उसका दोबारा ऐसे अध्ययन करेंगे। तो आइए हम आगे पढ़ते हैं। सबसे पहले सूर्यताप के बारे में, और सूर्यताप क्या होता है तो उसके बारे में हम पढ़ते हैं। तो सबसे पहले सूर्यताप के बारे में हमें जानना आवश्यक है कि सूर्यताप कहते किसको हैं। तो सूर्यताप है वो पृथ्वी पर पहुंचने वाले सौर विकिरण को ही सूर्यताप कहा जाता है। यानी पृथ्वी की धरातल पर जो सौर विकिरण आती है, सूर्य से निकलती है, जिसे हम दीर्घ तरंगें कहते हैं, और ये हमारा सूर्य है डायग्राम में, और ये पृथ्वी है। इस सूर्य से जो दीर्घ तरंगें लघु तरंगें निकलती है, और वो लघु तरंगें जो छोटी तरंगें होती है वो तरंगें पृथ्वी के धरातल पर पहुंचती है और जो ऊष्मा प्रदान करती है, तो उसे ही हम क्या कहते हैं, सूर्यताप कहा जाता है। तो ये सूर्यताप की जो तरंगें होती है वो लघु तरंगें होती है। दो नंबर है, सौर मंडल में सूर्य ही ऊर्जा का या ऊष्मा का प्रधान स्रोत होता है। यानी सौर मंडल है और सौर मंडल में सूर्य है, वो सभी ग्रहों को क्या देता है, ऊर्जा देता है और ऊष्मा प्रदान करता है। तो यानी ऊर्जा और ऊष्मा जो सभी ग्रह या उपग्रह जो प्रदान करते हैं वो सूर्य से ही प्राप्त करते हैं। आप कल्पना कर सकते हैं कि अगर सौर मंडल में अगर सूर्य की स्थिति नहीं होती तो सभी ग्रह क्या चमकते, नहीं चमकते। आपका यही आंसर होगा। क्यों नहीं चमकते, क्योंकि सभी जो ग्रह हैं वो सूर्य के प्रकाश से ही चमकते हैं। यानी सूर्य का जो प्रकाश, ऊष्मा है या ऊर्जा गिरती है तो उसकी रोशनी से है वो चमकते हैं। तो उनका ग्रहों का अपना स्वयं का प्रकाश नहीं होता है। हमने पीछे टॉपिक वीडियो बनाया था पृथ्वी की गतियाँ, उसमें आप पढ़ सकते हैं आराम से, उसमें देख सकते हैं ग्रह उपग्रह सभी आपको बताया गया है। सौरमंडल है तो सौरमंडल का वीडियो बनाया गया है और सौरमंडल में आप देख भी सकते हैं उसमें। तो यानी सभी ग्रहों में जो सूर्य है वो ऊर्जा प्रदान करता है। 3 नंबर, सूर्य तल का औसत तापमान 5700 सेंटीग्रेड है। यानी डिग्री सेंटीग्रेड इसका तापमान रहता है सूर्य तल का। ये लगभग कह के तो 6000 डिग्री सेल्सियस, यानी 6000 डिग्री सेल्सियस तापमान है, वह सूर्य की सतह का तापमान होता है। बहुत ज़्यादा तापमान होता है। यानी सूर्य पर आप कल्पना कर सकते हैं कि इतना अधिक तापमान है 6000 डिग्री सेल्सियस। अगर पृथ्वी पर इतना होता कि तो क्या जीवन संभव होता, तो आपका आंसर आएगा नहीं होता। क्योंकि हम पृथ्वी पर ग्रीष्म ऋतु में जब 45-50 के आसपास तापमान होता है
तो भी हमारा जीना है वो कठिन हो जाता है। तो यानी 50 और 45-40 के आसपास इस तरह की समस्या होती है तो सूर्य के धरातल का तापमान है, सतह का तापमान है, वो बहुत ज़्यादा अधिक है, वो है 5700 यानी 6000 डिग्री सेल्सियस के आसपास। 4 नंबर, इस प्रकार सूर्य दहकता हुआ गैसीय पिंड है जिससे निरंतर चारों ओर ऊर्जा का विकिरण होता है। तो यानी जो आग का गोला हम जिसे को कह सकते हैं वो सूर्य है। सूर्य एक दहकता हुआ गैसीय पिंड है और जिससे चारों ओर वो क्या करता है, सभी ग्रहों को और सौरमंडल को प्रकाशमान करता रहता है, यानी अपना ऊर्जा है वो बिखेरता है। तो अपने चारों ओर ऊर्जा का विकिरण करता है। 5 नंबर, सूर्य से करोड़ों किलोमीटर दूर स्थित होने के कारण पृथ्वी सूर्य द्वारा विकिरण ऊर्जा को 1/2 यानी आधा अरबवां भाग प्राप्त कर पाती है। यानी सूर्य है पृथ्वी से दूरी के हिसाब से बात करें तो औसत दूरी 14.95 करोड़ किलोमीटर की है, तो यानी बहुत अधिक दूरी है। तो आप इसमें देख सकते हैं कि सूर्य है से करोड़ों किलोमीटर दूर स्थित होने के कारण पृथ्वी सूर्य द्वारा विकिरण ऊर्जा को 1/2 अरबवां भाग प्राप्त कर पाती है। और हम पढ़ते हैं जो 51% है सूर्य की किरणें हैं वो पृथ्वी के धरातल पर पहुंचती है और शेष है वो वायुमंडल में ही परावर्तन हो जाती है। तो यानी 1/2 अरबवां भाग है वो पृथ्वी की धरातल पर पहुंच पाता है सूर्य की किरणों का। 6 नंबर, सौर ऊर्जा का यह सूक्ष्म अंश 23 खरब असौर शक्ति के बराबर है। यानी सौर ऊर्जा जो सूर्य है इससे निकलने वाली तो लघु किरणें हैं, उस जो सूक्ष्म अंश बोलते हैं उसका 23 खरब असौर शक्ति के बराबर होता है। यानी एक सूक्ष्म अंश जो 23 खरब असौर शक्ति के बराबर होता है, बहुत अधिक होता है। आइए आगे चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड में। तो आप इसमें देखोगे पृथ्वी इस विकिरित ऊर्जा को 1.94 ग्राम कैलोरी यानी 1.94 लगभग 2 ग्राम कैलोरी प्रति वर्ग सेंटीमीटर प्रति मिनट की दर से प्राप्त करती है। यानी जो कैलोरी पृथ्वी को प्राप्त होती है जो ऊर्जा की वो होती है 1.94 ग्राम कैलोरी जो प्रति वर्ग सेंटीमीटर यानी 1 सेंटीमीटर लंबाई और चौड़ाई उसका जो वर्त बनता है उसको बोलते हैं। तो 1 सेंटीमीटर प्रति मिनट, 1 मिनट में जो प्राप्त होता है उसकी दर को क्या कहते हैं, सौर विकिरण की ऊर्जा, जो कैलोरी में गणना की जाती है। तो इस तरह से पृथ्वी पर सूर्य की किरणें हैं या विकिरण की ऊर्जा है वो आती है जिसे हम कैलोरी में ज्ञात करें तो 1.94 ग्राम कैलोरी है। इसे ही सौर स्थिरांक कहा जाता है, यानी इसको क्या कहते हैं, सौर स्थिरांक कहा जाता है। इसका मापन पाइरोनोमीटर द्वारा किया जाता है। यानी सूर्य की किरणों का जो लघु तरंगें आती है उसकी जो अगर गणना की बात करें तो वो गणना हम करेंगे पाइरोनोमीटर के द्वारा की जाती है। तो पाइरोनोमीटर के द्वारा इसकी गणना करते हैं जो एक यंत्र है और इसी यंत्र के जिसका नाम है पाइरोनोमीटर। सूर्य का प्रकाश पृथ्वी तल तक पहुंचने में 8 मिनट 16.6 सेकंड का समय लेता है। यानी जो सूर्य का प्रकाश है वो पृथ्वी तक पहुंचने में 8 मिनट 16 सेकंड यानी 16.6 सेकंड है वो समय है वो लेती है। तो इस तरह के जो समय है सूर्य की किरणें हैं वो पृथ्वी के धरातल पर पहुंचने में इतना समय लगता है, 8 मिनट और 16.6 सेकंड का समय लगता है। सूर्य की किरणों का वेग यानी जो रफ्तार यानी गति होती है उसकी वो 2,98,000 किलोमीटर प्रति सेकंड की गति से आती है। यानी पृथ्वी तक जो ये सूर्य की किरणें निकलती है यहाँ से और पृथ्वी तक आती है तो इसकी जो गति होती है, रफ्तार होती है, वो होती है 2,98,000 किलोमीटर प्रति सेकंड की गति से आती है। और
जो हम सेंटीग्रेड में या सेल्सियस और फ़ारेनहाइट का जो मापन करते हैं हम ऊर्जा का, उसका जो अनुपात रहता है 5:9 आता है। यानी सेल्सियस जो डिग्री में हम पढ़ते हैं तो उसका 5, और फ़ारेनहाइट जो अनुपात पढ़ते हैं वो 9 आता है। तो 5:9 के आधार पर हम इसकी गणना करते हैं। तो ये थी सामान्य जानकारी सूर्य की ऊर्जा के बारे में। अब हम पढ़ते हैं आगे। तो सूर्यताप के स्रोत, जो सूर्यताप के अलग अलग स्रोत होते हैं उसके बारे में हम पढ़ेंगे। तो सूर्यताप के कौन कौन से स्रोत होते हैं या उसके कौन कौन से भाग होते हैं, जिससे सबसे ज़्यादा कोई भाग है वो सबसे ज़्यादा प्रकाशमान रहता है। ठीक है, तो जो पहला है कोर, यानी सूर्य के केंद्रीय भाग, ये आप देख रहे हैं, ये होता है कोर। ये जो रेड कलर में आपको दिखाई दे रहा है डायग्राम में, जो केंद्र यानी बीच का जो भाग होता है उसको कोर के नाम से जाना जाता है। तो इसको कोर कहते हैं। यहाँ का तापमान अधिक होता है, केंद्रीय भाग का तापमान सबसे ज़्यादा होता है, इसको कोर के नाम से जाना जाता है। यानी जो बीच का भाग होता है, केंद्र का भाग होता है, उसे कोर कहते हैं। 2 नंबर फोटोस्फीयर, और फोटोस्फीयर है वो ये भाग होता है, आप यहाँ पर देख रहे हैं ये भाग, ये जो येलो कलर में आपको दिखाई दे रहा है ये फोटोस्फीयर आता है। और फोटोस्फीयर है छोटे छोटे प्रकाशित, इसमें जो भाग होते हैं, अणु होते हैं, उसे ग्रेन्यूल कहा जाता है। यानी जो फोटोस्फीयर है इसमें छोटे छोटे प्रकाशित भाग होते हैं, अणु होते हैं, कण होते हैं, उसको ग्रेन्यूल के नाम से जाना जाता है, जो फोटोस्फीयर में मौजूद रहता है। जो येलो कलर की आपको पट्टी दिखाई दे रही है ये फोटोस्फीयर होता है। गर्म व प्रकाशित भाग को फेंकुला कहते हैं, जो फोटोस्फीयर में ही है, यानी गर्म होता है और गर्म होने के बाद में वो प्रकाशित या प्रकाशमान होता है, तो उसको क्या कहते हैं, फेंकुला के नाम से जाना जाता है। ठंडे व अंधेरे भाग यानी कूल एंड डार्क स्पॉट, यानी ठंडा भाग होता है और अंधेरे का जो काले धब्बे के रूप में होता है, तो कूल एंड डार्क स्पॉट होता है, उसको सनस्पॉट या फिर सौर कलंक के नाम से जाना जाता है। तो ये फोटोस्फीयर के ही अंग है, सौर कलंक, फेंकुला और ग्रेनुल जो क्रिया बनती है वो फोटोस्फीयर में ही बनती है। जो कोर के चारों ओर बाहर का जो आवरण होता है उसको क्या कहते हैं, फोटोस्फीयर का नाम से जाना जाता है। 3 नंबर आता है क्रोमोस्फीयर। और क्रोमोस्फीयर होता है वो कोरोना के आंतरिक भाग को क्रोमोस्फीयर कहते हैं। ये है क्रोमोस्फीयर, ये आप जो ब्राउन कलर में आपको दिखाई दे रहा है ये क्रोमोस्फीयर आता है। ये इसके 4 हैं, ठीक है। ये देखो क्रोमोस्फीयर आपको मैं समझाने का प्रयास किए, यहाँ पर लगाया है। तो क्रोमोस्फीयर है वो कोरोना का आंतरिक भाग होता है, जिसको क्रोमोस्फीयर के नाम से जाना जाता है। 4 नंबर आता है कोरोना, पृथ्वी के बाहरी आवरण, जो ये सूर्य के बाहरी आवरण, ये चारों ओर जो आवरण होता है उसको बोलते हैं कोरोना। और यहाँ कोरोना से ही है वो क्या निकलता है, सूर्य की किरणें हैं जो लघु तरंगें हैं वो यहाँ से निकलती है और अलग अलग ग्रहों की ओर प्रकाशित होती रहती है, तो इसको कोरोना कहते हैं। तो आप ये 4 भाग है, कोर है, आंतरिक भाग है, फोटोस्फीयर जो येलो कलर है वो आपको दिखाई दे रहा है, इसको फोटोस्फीयर कहते हैं। क्रोमोस्फीयर है तो आपको ये भाग जो दिखाई दे रहा है उसको क्रोमोस्फीयर के नाम से जाना जाता है। और लास्ट में जो कोर है वो इस जो अंतिम जो सर्कल आपको दिखाई दे रहा है उसको कोरोना के नाम से जाना जाता है। तो ये सूर्यताप के स्रोत यानी सूर्य के अलग अलग भाग और अंग होते हैं, जिसके माध्यम से किसी तापमान अधिक, किसी का कम, और फोटोस्फीयर में ये जो 3 अलग अलग क्रियाएं हैं, ग्रेनुल, फेंकुला, सौर कलंक यानी सनस्पॉट के नाम से जाना जाता है, वो फोटोस्फीयर में ही मौजूद रहता है। तो ये थे सूर्य के स्रोत। अब हम आते हैं अगली स्लाइड में। तो सूर्यताप यानी इंसुलेशन है वो किस तरह से कार्य करता है, किस तरह से पृथ्वी की धरातल पर पहुंचता है।
तो सूर्यताप मान लेते हैं कि सूर्य से जो लघु तरंगें आती है वो 100% आती है, और 100% आती है तो वो पृथ्वी के धरातल पर 100% क्यों नहीं पहुंचती है। तो वो देखते हैं कहाँ कहाँ पर छूट जाती है, या फिर किस तरह से परावर्तन होता है, किस तरह से उसका एल्बिडो के नाम से जाना जाता है, कितना प्रतिशत एल्बिडो होता है। तो जो 100% सूर्य ताप होता है यहाँ से जो आता है, सूर्य से आती है, और सूर्य की किरणें पृथ्वी के धरातल पर लंबवत और तिरछी जो किरणें गिरती है, यानी भूमध्य रेखीय क्षेत्र होता है वहाँ पर हमेशा लंबवत किरणें गिरती है। और जैसे जैसे हम ध्रुवों की ओर जाएंगे सूर्य की किरणों का कोण है वो क्या होता जाएगा, इस तरह से बढ़ता जाएगा। ये आप देख रहे हैं। तो इस तरह से सूर्य की किरणों का कोण है बढ़ता जाता है। और जैसे हम 90 डिग्री जो लंबवत सूर्य की किरणें गिरती है वो एकदम सीधी होती है, इसलिए उसको कम समय या कम दूरी तय करनी पड़ती है, इसलिए इसकी ऊष्मा सबसे ज़्यादा होती है। और जो सूर्य की किरणें दूर क्षेत्र या फिर तिरछी किरणें होती है वो दूरी में भी अधिक होती है, और उसको वहाँ पर पहुँचने के लिए अधिक समय भी लगता है, और सबसे ज़्यादा क्षेत्र को वो क्या करती है, गर्म करती है। तो इसलिए इसका प्रकाश है वो कम पहुँचता है, ऊष्मा कम पहुँचती है। लंबवत किरणें है उसका प्रकाश या ऊष्मा है वो अधिक पहुँचती है। तो इसमें यहाँ पे अलग अलग देख सकते हैं कि कुछ किरणें हैं वायुमंडल द्वारा परावर्तित हो जाती है, जो वायुमंडल के अंतरिक्ष में ही चली जाती है। कुछ ऐसी होती है कि बादलों के द्वारा परावर्तित हो जाती है, अवशोषण भी कर लेते हैं बादल है वो, जो आसमान में बादल छाए रहते हैं और बादलों के द्वारा ये जो क्रिया बनती है तो बादल है वो उसका अवशोषण है या उसका परावर्तन कर देते हैं। कुछ भाग पृथ्वी की सतह पर पहुंचते हैं, और सतह पर पहुंचने के बाद में सूर्यास्त के बाद में जो पार्थिव विकिरण होता है, जो 51% सूर्य की किरणें पृथ्वी की धरातल पर पहुंचती है, और उसके बाद में पार्थिव विकिरण हो पाता है। और कुछ ऐसे होते हैं कि सतह के द्वारा अवशोषण भी कर लिया जाता है, जो लंबवत किरणें या फिर अन्य घास क्षेत्र हो, काली मृदा हो, तो उसके द्वारा अवशोषण कर लिया जाता है। और कुछ किरणें हैं तो वायुमंडल और बादलों के द्वारा परावर्तित कर ली जाती है, एब्सॉर्बेड बाय द एटमॉस्फेयर एंड क्लाउड, यानी बादल और वायुमंडल के द्वारा परावर्तित कर दिया जाता है। तो आइए हम एक एक बिंदु के बारे में पढ़ते हैं। तो वायुमंडल के द्वारा परावर्तन, यानी 100% सूर्य की किरणें आ रही है, पर उसका 6% भाग कहाँ चला जाता है, वायुमंडल के द्वारा परावर्तित कर दिया। ये देखो आपको यहाँ समझाया, वायुमंडल के द्वारा परावर्तित कर दिया जाता है, जिसका प्रतिशत रहता है 6%। कितने प्रतिशत है, 6% भाग है वो रहता है। तो 6% है वो वायुमंडल के द्वारा परावर्तित कर दिया जाता है। 2 नंबर, बादल द्वारा परावर्तित जो भाग आता है वो है 27%, यानी बादलों के द्वारा। ये देखो बादल है, बादल आसमान में है, और इसके द्वारा जो परावर्तन होता है वो होता है 27%। तो 27% है वो बादलों के द्वारा परावर्तित कर दिया जाता है। 6% है वो वायुमंडल द्वारा, 27% है वो बादलों के द्वारा। 3 नंबर, पृथ्वी की सतह से परावर्तित तो 2%, यानी वापस पृथ्वी की सतह से आती है, और वो 2% है वो सूर्य की किरणें वापस परावर्तित हो जाती है, तो वो 2% रहता है। तो टोटल हमें बोले ये 2% होती है जो ध्रुवीय जो क्षेत्र होते हैं या जहाँ हिम होती है, बर्फीला स्थान होता है, तो वहाँ से वापस ये देखो सतह से परावर्तित 2%। तो 2% है वो सतह से है वो परावर्तित हो जाती है। तो 2% सतह से परावर्तित होती है जहाँ पर सूर्य की किरणें गिरती है, और जहाँ धरातल की सबसे अधिक धवलता होती है, यानी बर्फ अधिक होती है, तो वहाँ से सूर्य की किरणें टकराती है और वापस डिलाइट के रूप में परावर्तित हो जाती है। इसलिए हमें बर्फीला जो क्षेत्र होते हैं वहाँ पर रंगीन चश्मा पहनी जाती है, क्योंकि वहाँ पर से परावर्तन होता है, वापस सूर्य की किरणें पहुँचती है, तो वहाँ हमें सीधी आंखों से देखना बगैर चश्मा के मुश्किल होता है। इसलिए अलग ब्लैक कलर की
रेड है, इस तरह की कलर वाइज है वो चश्मा पहनी जाती हैं, क्योंकि वहाँ पर धवलता होती है। तो ये धवलता है या एल्बिडो है वो है 35%, यानी कुल परावर्तन जो होता है 6 वायुमंडल से, 27 है वो बादल द्वारा और 2% पृथ्वी की सतह से। तो टोटल जो एल्बिडो कहेंगे तो वो आता है 35%। तो क्वेश्चन आ जाए कि वायु सूर्य ताप का एल्बिडो कितना है, तो वो है 35%। ठीक है, यानी त्रिवार्था के अनुसार 35% है वो उसका एल्बिडो रहता है। 4 नंबर। अब हमारे पास में 65% हो रहेगी। तो वायुमंडल द्वारा अवशोषित, यानी वायुमंडल के द्वारा जो अवशोषण करता है वो है 14%, यानी अपने आप में समा लेता है, अवशोषित कर लेता है। ठीक है, तो वो है 14%। और शेष जो है 65 में से पृथ्वी की सतह द्वारा अवशोषित, यानी पृथ्वी की सतह के द्वारा अवशोषित किया जाता है, वो है 51%। तो 51% सूर्य की किरणें हैं वो पृथ्वी के धरातल पर पहुंचती है, और इसीलिए ही हमने पीछे पढ़ा था 1/2 अरबवां भाग ही पहुंच पाता है, यानी आधा भाग है सूर्य की किरणों का वो पृथ्वी के धरातल पर पहुंचता है, और वो है 51। तो पृथ्वी की सतह पर कितने प्रतिशत सूर्य की किरणें पहुंचती है? 51% सूर्य की किरणें पहुंचती है। अब इस 51% सूर्य की किरणों से हमें क्या करना है? अब देखिए ये क्या कार्य करती है, पृथ्वी है वो 51% से 23 है वो विकिरण द्वारा वापस लौटा दी जाती है, यानी वापस विकिरण होता है जिसे पार्थिव विकिरण के नाम से जाना जाता है, जो पृथ्वी वापसी लौटा देती है, जो 23 सूर्य की किरणें आती हैं। 19 है वो संघनन की गुप्त ऊष्मा द्वारा होता है, यानी उसमें जैसे 19 जो है वो संघनन यानी जो वाष्पीकरण होता है, और वाष्पीकरण में जो खर्च होती है वो 19 जो संघनन की गुप्त ऊष्मा है उसको बोलते हैं। तो 19 सूर्य की किरणें या 19% सूर्य की किरणें वो वापस से उसके संघनन की गुप्त ऊष्मा द्वारा चली जाती है। 9% है या 9 सूर्य की किरणें हैं वो संवहन द्वारा, यानी जो संवहन की क्रिया होती है, वायु गर्म होती है और गर्म होने के बाद में वापस ऊपर की ओर उठती है हल्की होकर के, तो उसे संवहन क्रिया कहते हैं, जो भूमध्य रेखीय क्षेत्र में सबसे ज़्यादा होती है। तो वो आती है 9%। तो 23, 19 और 9 इनको काउंट करते हैं तो हमारे पास में आता है 51, और 51 है वह पृथ्वी से वापस से लौटा देते हैं, जिसको बोलते हैं पार्थिव विकिरण। और ये जो पार्थिव विकिरण होता है वो है तो दीर्घ तरंगों के रूप में। सूर्य से आने वाली जो किरणें होती हैं वो होती है लघु तरंगों के रूप में, और जो पृथ्वी से वापस जाती है परावर्तन होता है या फिर पार्थिव विकिरण होता है उसको बोलते हैं दीर्घ तरंगों के रूप में। तो ये पार्थिव विकिरण होता है वो दीर्घ तरंगों के रूप में होता है, और रात्रि के समय ये पार्थिव विकिरण होता है, इसलिए सुबह के 2 बजे के बाद में पृथ्वी क्या हो जाती है? शीत ठंडी हो जाती है। ठीक है, क्योंकि वापस सूर्य की ऊष्मा लौटा देती है। तो ये हमारे पास में 100% का आंकड़ा था। 35% एल्बिडो, 14% है वायुमंडल द्वारा अवशोषित, और 51% है वो पार्थिव विकिरण द्वारा। तो टोटल हमारे पास में आ गया 100%। तो ये रहता है सूर्यताप पृथ्वी की सतह पर आने वाला। आगे हम देखते हैं सूर्यताप को प्रभावित करने वाले कारक। तो सूर्यताप को प्रभावित कौन कौन से कारक करते हैं वो पढ़ते हैं। तो पहला आता है आपतन कोण, यानी आपतन कोण जो कोण बनाते हैं सूर्य की किरणें, जो भूमध्य रेखीय के क्षेत्र के पास में जो भी है वहाँ पर लंबवत किरणें गिरती है, तो इसलिए ऊष्मा ऊर्जा अधिक होती है। और जहाँ पर ध्रुवीय क्षेत्रों पर सूर्य की किरणों का कोण तिरछा होता है वहाँ पर क्या होती है? सूर्य की किरणों का ऊष्मा कम होता है। 2 नंबर है, डिटेल से पढ़ेंगे। 2 नंबर प्रभावित करता है वो है सूर्य के प्रकाश की अवधि, यानी सूर्य के प्रकाश की जो अवधि रहती है, समय रहता है, वो रहता है कभी सूर्य भूमध्य रेखा पर होता है 21 मार्च और 23 सितंबर को, तो वहाँ पर लंबवत किरणें गिरती हैं, अन्य क्षेत्रों पर तिरछी किरणें गिरती हैं। कर्क रेखा पर आता है तो उत्तरी गोलार्ध में सबसे अधिक, दक्षिणी गोलार्ध में कम सूर्य की किरणें होती है, यानी तिरछापन अधिक हो जाता है, और उत्तरी गोलार्ध में लंबवत किरणें गिरती हैं। 22 दिसंबर को सूर्य है वो मकर रेखा पर होता है तो उत्तरी गोलार्ध में तिरछी किरणें गिरती है, और दक्षिणी गोलार्ध में है वो लंबवत किरणें गिरती है। तो ये इसकी अवधि रहती है। सूर्य से पृथ्वी की दूरी में अंतर, यानी हमने पीछे वीडियो में पृथ्वी गतियों में अपसौर और उपसौर पढ़ा था,
उपसौर में पास में जब स्थिति होती है जनवरी के महीने में, तो सूर्य की किरणें हैं वो अधिक गिरती हैं। और जब 4 जुलाई या 5 जुलाई को सूर्य पृथ्वी से दूरी पर होता है तो उसकी कम आती है सूर्य की किरणें। 4 नंबर है सौर विकिरण की मात्रा में भिन्नता। जो सौर विकिरण है उसकी मात्रा में अलग अलग भिन्नता होती है, तो वो भी हम पढ़ेंगे। 5 नंबर है वायुमंडल की पारदर्शिता, तो वो भी हम पढ़ेंगे। जहाँ पर आसमान साफ होता है वहाँ पर अधिक सूर्य ताप होता है, जहाँ पर बादल रहते हैं तो वहाँ पर सूर्य ताप कम पहुँचता है। तो ये हम टॉपिक पढ़ेंगे। आपतन कोण, सूर्य के प्रकाश की अवधि, सूर्य से पृथ्वी की दूरी में अंतर और वायुमंडल की पारदर्शिता, ये प्रभावित करने वाले कारक है। किस तरह से प्रभावित करते हैं ये कारक हम देखते हैं आगे। तो हम 1 नंबर पढ़ते हैं आपतन कोण। और आपतन कोण में आप इस डायग्राम से देख सकते हैं और समझने में आसानी भी होगी इसमें। तो ये सूर्य है और ये पृथ्वी है, और सूर्य से जब सूर्य किरणें निकलती है और पृथ्वी पर पहुंचती है, तो जो भाग भूमध्य रेखीय क्षेत्र के पास में होगा तो वहाँ पर लंबवत किरणें गिरती है। 90 डिग्री के कोण पर सूर्य की किरणें गिरती है, तो यहाँ पर प्रकाश अधिक होगा, ऊष्मा अधिक होगी। जैसे जैसे हम ध्रुवों की ओर जाएंगे तो यहाँ पर सूर्य की किरणें को लंबा रास्ता तय करना पड़ता है, और सूर्य की किरणों का जो कोण होता है वो अधिक तिरछा होता है, इसलिए यहाँ पर प्रकाश कम पहुँच पाता है। जैसे जैसे हम भूमध्य रेखीय क्षेत्र से दोनों गोलार्धों में, चाहे वो उत्तरी हो ध्रुवों की ओर, चाहे वो दक्षिणी ध्रुवों की ओर हो, तो वहाँ पर प्रकाश कम पहुँच पाता है, क्योंकि सूर्य की किरणों का कोण बढ़ जाता है, और अधिक बढ़ने की वजह से क्या हो जाता है, उसकी ऊष्मा, उसमें प्रकाश कम रहता है। तो चलो देखो आपतन कोण। 1 नंबर, सूर्य की तिरछी किरणों की तुलना में लंबवत किरणें प्रति इकाई क्षेत्रफल पर अधिक ऊर्जा प्रदान करती हैं। यानी सूर्य की किरणें हैं, तिरछी किरणों की तुलना में जो लंबवत किरणें हैं, ये जो किरणें हैं वहाँ पर प्रति क्षेत्र इकाई में अधिक ऊर्जा प्रदान करती है। यानी ध्रुवीय क्षेत्रों की तुलना में भूमध्य रेखीय क्षेत्रों के आसपास अधिक ऊर्जा होती है सूर्य किरणों की। ठीक है। 2 नंबर, तिरछी किरणों को लंबवत किरणों की अपेक्षा अधिक दूरी तय करनी पड़ती है। यानी ये जो तिरछी किरणें आ रही हैं इनको क्या करनी पड़ती है, इसकी अपेक्षा या इसकी तुलना में इनको अधिक दूरी तय करनी पड़ती है। आप डायग्राम से देख सकते हैं, इनको कम दूरी तय करनी पड़ती है, इनको अधिक दूरी तय करनी पड़ती है। तो यानी ध्रुवीय क्षेत्रों में अधिक समय लगता है और भूमध्य क्षेत्र में कम समय लगता है। 3 नंबर, लंबवत किरणों की अपेक्षा तिरछी किरणें अधिक विस्तृत क्षेत्र पर फैल जाती हैं। यानी जो लंबवत किरणें होती हैं वो धरातल के थोड़े से ही भाग को ग्रहण कर पाती है, और कम भाग को ग्रहण करेगी तो उस छोटे से भाग को जल्दी गर्म कर देगी, तो वहाँ पर ऊर्जा अधिक होगी। ध्रुवीय क्षेत्र में उस भाग को अधिक गर्म करेगी क्योंकि वो तिरछी है, तो तिरछी जो होती है वो अधिक दूरी, धरातल के अधिक दूरी पर गिरती है। अधिक दूरी पर गिरती है तो वहाँ के तापमान को कम कर देती है, तो उसको बढ़ा देती है। आगे हैं, जिससे प्रति इकाई क्षेत्रफल पर कम ऊर्जा की प्राप्ति होती है। जो प्रति इकाई क्षेत्रफल है वहाँ पर क्या होती है, कम ऊर्जा की प्राप्ति होती है। यानी ध्रुवीय क्षेत्रों पर कम ऊर्जा पहुँच पाती है। प्रातः काल व संध्या काल की अपेक्षा दोपहर की किरणें एवं शीत ऋतु की तुलना में ग्रीष्म ऋतु की किरणें ऊष्मीय होती हैं। यानी जो सूर्य की किरणें हैं वो प्रातःकाल यानी सुबह और सायंकाल शाम की तुलना में दोपहर को अधिक होती है, क्योंकि सुबह और शाम के समय सूर्य पृथ्वी से क्या होता है, अधिक दूरी पर होता है, और दोपहर के समय लंबवत रूप में चमकता है। तो वहाँ पर क्या होता है, सूर्य किरणें अधिक गिरेगी भूमध्य रेखीय क्षेत्र में और वहाँ कम गिरती है।
ठीक है। आगे है, शीत ऋतु की तुलना में ग्रीष्म ऋतु की किरणें उष्मीय होती है। यानी शीत ऋतु में जो सूर्य होता है वो पृथ्वी से क्या होता है, अधिक दूरी पर होता है, और अधिक दूरी पर होने के वजह से शीत ऋतु पर सूर्य की किरणें कम पहुंच पाती है। और ग्रीष्म ऋतु में सूर्य जुलाई के महीने में सूर्य क्या होता है, पास में होता है। तो सूर्य जब पास में होता है तो वहां पर शीत ऋतु में है सूर्य है वो पास में अधिक होता है, जनवरी के महीने उपसौर की स्थिति। और ग्रीष्म ऋतु में सूर्य दूर होता है। तो यानी शीत ऋतु में सूर्य होता है वो दक्षिणी गोलार्ध में होता है, और सूर्य दक्षिणी गोलार्ध में होता है तो उत्तरी गोलार्ध में सूर्य की किरणें जब पहुंचती है तो उसको लंबा समय तय करना पड़ता है, तिरछी किरणें अधिक होती हैं। और एक ग्रीष्म ऋतु में सूर्य की किरणें होती है वो लंबवत गिरती है, क्योंकि उत्तरी गोलार्ध में होता है, इसलिए सबसे अधिक ऊष्मा होती है ग्रीष्म ऋतु में, शीत ऋतु में कम होती है। भूमध्य रेखा पर सूर्य की किरणें लंबवत होती है तथा ध्रुवों पर सूर्य की किरणों का कोण कम होता है। यानी भूमध्य रेखा क्षेत्र है वहां पर सूर्य हमेशा लंबवत चमकता है, क्योंकि सूर्य अधिकतम कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच में रहता है, तो इसलिए भूमध्य रेखीय क्षेत्र पर अधिक सूर्य की किरणें होती है। और ध्रुवीय क्षेत्रों पर सूर्य की किरणों का कोण बढ़ जाता है, अधिक हो जाता है। आगे है प्रभावित करने वाले कारकों में, वो है सूर्य के प्रकाश की अवधि, यानी कितनी अवधि रहती है, समय जो बताते हैं उसमें। तो उसमें है पृथ्वी की धुरी पर झुकाव एवं उसकी दैनिक के वार्षिक गति के कारण भूमध्य रेखा को छोड़कर शेष भागों पर दिन की अवधि में अंतर आता रहता है। यानी पृथ्वी की धुरी पर झुकाव है कितने डिग्री, तो वो है 23.5 डिग्री। तो 23.5 डिग्री पृथ्वी का झुकाव होने की वजह से, और दैनिक जो घूर्णन गति करती है और वार्षिक गति जो परिक्रमण करती है, तो भूमध्य रेखा को छोड़कर, क्योंकि भूमध्य रेखा पर सूर्य की स्थिति रहती है, और जो भूमध्य रेखा से हम 23.5 उत्तर में और 23.5 दक्षिण से उच्च अक्षांशों की ओर जाएंगे तो वहां पर दिन की अवधि में क्या आएगा, अंतर आएगा। क्योंकि भूमध्य रेखीय क्षेत्र में 12 घंटे का दिन और 12 घंटे का रात होता है। ये डायग्राम में आप देख सकते हैं, भूमध्य रेखीय क्षेत्र और ध्रुवीय क्षेत्रों पे देखो सूर्य किरणों का कोण तिरछा होता है, इसलिए यहाँ पर दिन के समय में अंतर आ जाता है। जैसे जैसे हम ध्रुवों की ओर बढ़ते हैं दिन में और रात के समय में अंतर होता है। यानी ध्रुवीय क्षेत्रों पर तो 6 महीने के दिन और 6 महीने के रात हो जाते हैं, और यहाँ पर भूमध्य रेखीय क्षेत्र में 12 घंटे का दिन और 12 घंटे का रात होता है। तो यहाँ से हम जैसे जैसे ध्रुवों की ओर जाएंगे वैसे वैसे दिन और रात समय में अंतर आता रहेगा। 2 नंबर, अलग अलग अक्षांशों पर सूर्यताप की मात्रा में परिवर्तन होता रहता है। यानी अलग अलग अक्षांश, 0 डिग्री अक्षांश है, 30 डिग्री है, 60 डिग्री है, 90 डिग्री है, इस तरह से अलग अलग अक्षांशों पर सूर्यताप की मात्रा है उसमें क्या होता जाता है, परिवर्तन होता जाता है। यानी भूमध्य रेखीय क्षेत्र में है वो 100% आती है, फिर 90 है, फिर 43-45, और ध्रुवीय क्षेत्रों तक जाते जाते 42% सूर्य की किरणें पहुंच पाती हैं। यानी आधे से भी कम सूर्य की किरणें ध्रुवों पर पहुंचती है। इसलिए ध्रुवीय क्षेत्र हमेशा किस में रहते हैं, शीत क्षेत्र की ओर रहते हैं, और वहां पर हिम यानी बर्फें जमी रहती है। जब सूर्य कर्क रेखा पर होता है तो उत्तरी गोलार्ध की ओर दिन की अवधि बढ़ जाती है। यानी जब सूर्य कर्क रेखा पर होता है 21 जून को, और 21 जून को कर्क रेखा पर होता है तो उत्तरी गोलार्ध में ग्रीष्म ऋतु होती है, और ग्रीष्म ऋतु होती है तो उस समय दिन की अवधि यानी दिन की लंबाई है वो क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। यानी दिन बड़े हो जाते हैं और रातें छोटी हो जाती है, तो उसमें अंतर आ जाता है। उसके बाद में उत्तरी ध्रुव पर 6 महीने का दिन होता है। जैसे जैसे भूमध्य रेखीय क्षेत्र से हम ध्रुव की ओर जाएंगे उत्तर ध्रुव पर क्या हो जाएगा, 6 महीने का दिन ग्रीष्म ऋतु में बन जाएगा, और शीत ऋतु में 6 महीने की रात बन जाती है।
इसके विपरीत भूमध्य रेखा से दक्षिण जाने पर दिन की लंबाई कम हो जाती है। यानी भूमध्य रेखा से दक्षिण की ओर जाते हैं, जब सूर्य कर्क रेखा पर होता है तो हम दक्षिणी गोलार्ध की ओर जाते हैं तो दिन की लंबाई कम हो जाती है। यानी यहाँ पर दिन छोटे हो जाएंगे क्योंकि यहाँ शीत ऋतु है, और रातें बड़ी हो जाती है। तो दिन छोटे और रातें बड़ी होती है दक्षिणी गोलार्ध में जब सूर्य कर्क रेखा पर होता है, और उत्तरी गोलार्ध में दिन बड़े और रातें छोटी हो जाती है। याद रखना, उत्तरी गोलार्ध में जो क्रिया होती है उसके विपरीत दक्षिणी गोलार्ध में क्रिया बनती है। तो ये थे प्रकाश की अवधि जो सूर्य को प्रभावित करने वाले कारकों में आती है। और इसका आगे और पढ़ेंगे। सूर्य के प्रकाश की अवधि में दक्षिणी ध्रुव पर 6 महीने की रात होती है। यानी दक्षिण उत्तरी ध्रुव पर क्या होता है, 6 महीने दिन होता है। जब सूर्य 21 मार्च को भूमध्य रेखा पर होता है, उसके बाद में सूर्य उत्तरायण होता है, और उत्तरायण की ओर बढ़ता है तो भूमध्य रेखा ध्रुवीय क्षेत्र पर सूर्य किरणें, उत्तरी ध्रुव पर सूर्य किरणें पड़ना शुरू हो जाती है। जैसे जैसे उत्तरायण होता है वैसे वैसे सूर्य की किरणें यहाँ पर पहुँचेगी। जैसे जैसे उत्तरायण होता है दक्षिणी गोलार्ध से सूर्य की किरणें इस ओर आएगी तो यहाँ पर सूर्य की किरण नहीं पहुँचती है। तो यहाँ पर दिन की स्थिति बढ़ जाती है। यानी कि मार्च के बाद अप्रैल, मई, जून, 21 जून भूमध्य रेखा वापस दक्षिणायन होता है। जुलाई, अगस्त और सितंबर फिर भूमध्य रेखा पर आता है। तो सूर्य 6 महीने उत्तरी गोलार्ध में रहता है, तो उत्तरी गोलार्ध में है वो 6 महीने, या उत्तरी ध्रुवीय क्षेत्र है वहाँ पर 6 महीने का दिन हो जाता है, दक्षिणी गोलार्ध में 6 महीने की रात हो जाती है। फिर ये स्थिति पलट जाती है। यानी सितंबर के बाद में अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, 22 दिसंबर को मकर रेखा पर, जनवरी, फरवरी और मार्च वापस भूमध्य, तो 6 महीने दक्षिणी गोलार्ध में रहता है। तो यहाँ पर 6 महीने दिन की स्थिति, उत्तरी ध्रुव पर रात की स्थिति बन जाती है। 21 जून को उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन होता है एवं दक्षिणी गोलार्ध में सबसे लंबी रात होती है। तो यानी 21 जून को कर्क रेखा पर सूर्य चमकता है उत्तरी गोलार्ध में, तो उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन होता है 21 जून को, और दक्षिणी गोलार्ध में सबसे बड़ी रात होती है वो होती है 21 जून को, और सबसे छोटा दिन है वो 21 जून को ही होता है। सूर्य के दक्षिणायन की स्थिति में यानी 22 दिसंबर इसकी विपरीत स्थिति पाई जाती है। जब सूर्य मकर रेखा पर होता है तो उत्तरी गोलार्ध में दिन छोटे, रात बड़ी, दक्षिणी गोलार्ध में दिन बड़े, रातें छोटी हो जाती है। 21 मार्च एवं 23 सितंबर को सूर्य विषुवत रेखा पर होता है। यानी जब विषुवत रेखा भूमध्य रेखा पर होता है सूर्य, तो 21 मार्च और 23 सितंबर, तो दोनों गोलार्धों में सेम दिन और रात की अवधि होती है। ठीक है, आगे हैं दोनों गोलार्ध में दिन रात बराबर होते हैं। तो यानी दिन और रात जब 23 सितंबर और 21 मार्च का समय आता है, जब सूर्य भूमध्य रेखा पर होता है, तो दोनों गोलार्धों में दिन रात बराबर होते हैं। ध्रुव पर दिन की लंबाई 6 महीने होने के बावजूद भी सूर्य ताप न्यूनतम होता है। क्यों होता है? क्योंकि 23.5 डिग्री पर सूर्य रहता है और सूर्य की किरणें यहाँ पर पहुँचती है, वो उसको लंबा रास्ता तय करना पड़ता है, तो उसमें उतनी ऊष्मा या ऊर्जा नहीं हो पाती है, और उतनी ऊष्मा और ऊर्जा न होने की वजह से वहाँ पर न्यूनतम सूर्यताप होता है। यहाँ सूर्य की किरणें सर्वाधिक तिरछी होती हैं। यानी ध्रुवीय क्षेत्रों में अभी बताया था, जैसे जैसे ये देखो डायग्राम में, ये ध्रुवीय क्षेत्र की ओर किरण जा रही है तो इसको लंबा रास्ता तय करना पड़ता है। भूमध्य रेखीय क्षेत्र पे आती है, लंबवत किरणें गिरती है, तो वहाँ पर सीधा किरणों का कोण होता है, इसलिए उसको कम समय लगता है या कम रास्ता तय करना पड़ता है। तो ये थे प्रकाश की अवधि, अलग अलग अवधियों में प्रकाश है वो पहुँचता है। अब आते हैं हम सूर्यताप को प्रभावित करने कारक में सूर्य से पृथ्वी की दूरी में अंतर क्या होता है।
आइए सूर्य को प्रभावित करने वाले कारकों में हम 3 नंबर पढ़ेंगे। सूर्य से पृथ्वी की दूरी में अंतर, क्या अंतर होता है। 1 नंबर, सूर्य से पृथ्वी की दूरी वर्ष भर एक समान नहीं रहती है। और डायग्राम में भी आप देख सकते हैं, ये पृथ्वी है, ये सूर्य है। एक स्थिति ये बनती है तो नज़दीक की स्थिति होती है, उसे उपसौर कहते हैं। और ये स्थिति कब बनती है, जनवरी के महीने बनती है। और ये स्थिति जो बनती है उसे अपसौर कहते हैं। सो सबसे अधिक दूरी पर होती है 15.2 करोड़ किलोमीटर की, तो इसे अपसौर कहते हैं। तो एक समान नहीं है, तो यानी इसका ऑर्बिट है वो इस ओर अधिक दूरी पर है और इस ओर सूर्य के पास में है, तो यानी समान नहीं है। 3 जनवरी को पृथ्वी सूर्य के सबसे समीप यानी 14.7 करोड़ किलोमीटर होती है, ये जनवरी की। तो यहाँ से लेकर के यहाँ तक सूर्य के मध्य की और पृथ्वी के मध्य की जो दूरी है वो 14.7 करोड़ किलोमीटर की ही हो पाती है, क्योंकि पास में स्थिति होती है, समीप होता है। वो महीना होता है 3 जनवरी को, जब उत्तरी गोलार्ध में शीत ऋतु का समय हो पाता है। 4 जुलाई को सबसे दूर 15.2 करोड़ किलोमीटर की होती है। फिर यानी जुलाई के महीने में इधर आ जाते हैं, तो यानी सबसे अधिक दूरी पर होती है 15.2 करोड़ किलोमीटर की, तो इसे अपसौर की स्थिति कहा जाता है। और ये होती है जुलाई के महीने में। इसे उपसौर और अपसौर कहते हैं, यानी इसको उपसौर और इसको अपसौर की स्थिति कहा जाता है। उत्तरी गोलार्ध में सर्दियां जितनी तीव्र होनी चाहिए उसकी अपेक्षा 7% कम होती है। यानी उत्तरी गोलार्ध में जितनी सर्दियां होनी चाहिए, क्योंकि सूर्य पास में होता है 3 जनवरी को, ये देखो उपसौर की स्थिति बना रहा है। और 3 जनवरी के महीने में सूर्य पास में होता है और उत्तरी गोलार्ध में शीत ऋतु होती है, तो यानी सूर्य की किरणें अधिक गिरेगी। और सूर्य की किरणें अधिक आने की वजह से उसमें ऊष्मा अधिक होगी, पास में है सूर्य, तो इसलिए 7% कम सर्दी गिरती है। और दक्षिणी गोलार्ध में इसकी विपरीत होता है, जब सूर्य पास में होता है और जनवरी के महीने में दक्षिणी गोलार्ध में ग्रीष्म ऋतु होती है, तो वहाँ पर 7% अधिक गर्मी पड़ती है। तो उत्तरी गोलार्ध में 7% कम सर्दियाँ होती है, दक्षिणी गोलार्ध में 7% अधिक गर्मी होती है। आगे, दक्षिणी गोलार्ध में 7% अधिक तीव्र गर्मी होती है। दूर स्थिति में, यानी ये जो स्थिति बनती है दूर स्थिति में, उत्तरी गोलार्ध की गर्मियाँ 7% कम हो जाती है। कैसे हो जाती है, क्योंकि पृथ्वी और सूर्य के बीच की दूरी बढ़ जाती है। और जब पृथ्वी और सूर्य के बीच की दूरी बढ़ जाती है तो सूर्य से दूर होने की वजह से जो सूर्य की किरणें पृथ्वी की धरातल पर पहुंचती है तो उसको लंबा समय तय करना पड़ता है। तो उसकी जो ऊर्जा है, ऊष्मा है, वो रास्ते में है, उसकी एनर्जी खत्म हो जाती है। तो पृथ्वी के धरातल पर पहुंचती है तो वो 7% कम होती है। इसलिए उत्तरी गोलार्ध में जितनी गर्मी पड़नी चाहिए उसके मुकाबले 7% कम गर्मी पड़ती है। तो उत्तरी गोलार्ध में जुलाई के महीने में ग्रीष्म ऋतु होती है, दक्षिणी गोलार्ध में शीत ऋतु होती है। तो दक्षिणी गोलार्ध में दूर स्थिति है, सूर्य की ऊष्मा कम पहुंचती है, इसलिए जितनी सर्दी पड़नी चाहिए उसके मुकाबले 7% अधिक सर्दी पड़ती है। तो यानी उत्तरी गोलार्ध में 7% अधिक गर्मी और दक्षिणी गोलार्ध में 7% अधिक सर्दी पड़ती है। तो याद रखना, गर्मी हो चाहे सर्दी हो, उत्तरी गोलार्ध में 7% कम होती है और दक्षिणी गोलार्ध में सर्दी हो चाहे गर्मी हो 7% अधिक होती है। ये दोनों चीज़ याद रखना। तो ये थी सूर्य और पृथ्वी की दूरी में अंतर। तो इस अंतर, ये जो अंतर है वो सूर्य को प्रभावित करने वाला कारक है। आगे हम 4 नंबर पर पढ़ते हैं और वो है वायुमंडल की पारदर्शिता। पारदर्शिता वो होती है जहाँ पर मैंने बताया था सूर्य है वो आसमान में, अगर बादल है तो वहाँ पर सूर्य का प्रकाश कम पहुँचता है। और आसमान, जिस क्षेत्र में आसमान साफ है, मरुस्थलीय क्षेत्रों में आसमान साफ रहता है, इसलिए वहाँ पर अधिक तापमान रहता है। और भूमध्य रेखीय क्षेत्र या फिर शीतोष्ण उपोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र होता है, वहाँ पर बादल अधिक होने की वजह से सूर्य ताप कम प्राप्त होता है। चलो देखो 1 नंबर, वायुमंडल को पार करते समय सूर्य विकिरण का कुछ अंश जलवाष्प द्वारा सोख लिया जाता है।
जो जलवाष्प होता है, बादलों की जो स्थिति होती है, वो स्थिति है क्या कर लेती है, सूर्य की किरणों का अंश है वो अपने आप में अवशोषण कर लेती है। सूर्यताप आर्द्र प्रदेशों की तुलना में शुष्क प्रदेशों को अधिक प्राप्त होता है। जहाँ पर आर्द्र प्रदेश हैं, वर्ष भर वर्षा, दिन में दैनिक वर्षा होती है, तो वहाँ पर क्या मिलेगा आपको, क्योंकि बादल छाए रहते हैं तो कम सूर्यताप प्राप्त होता है। और जहाँ पर शुष्क होता है मौसम, मरुस्थलीय क्षेत्र होता है, तो वहाँ पर अधिक सूर्यताप प्राप्त होता है। बादलों द्वारा सौर विकिरण के परावर्तन के कारण भी सूर्यताप की मात्रा में कमी आ जाती है। यानी बादलों के द्वारा विकिरण के परावर्तन, जो परावर्तन होता है बादलों के द्वारा, आप भी हमने पढ़ा था 6%, तो बादलों के द्वारा जो परावर्तन होता है तो वो पृथ्वी पर जो पहुंचने वाले सूर्य किरणें हैं तो वो कम हो कर देती है, ठीक है। और 27% आते हैं, और 2% है पृथ्वी है वो अपने आप में परावर्तन कर देती है। तो 35%, जिसको एल्बिडो बोलते हैं, तो 35% पृथ्वी की धरातल पर तो पहुंच ही नहीं रही है। 14% है वायुमंडल अपने आप में समा लेता है। तो यानी वायुमंडल और बादल है वो कुल मिलाकर के 49% या 49 सूर्य की किरणें 100 में से वो क्या कर लेते हैं, परावर्तन कर लेते हैं, तो पृथ्वी तक वो नहीं पहुंचने देते हैं। तो यानी वायुमंडल की पारदर्शिकता है वो सूर्यताप को भी प्रभावित करती है। वायुमंडल का गर्म एवं ठंडा होना, तो किस तरह से वायुमंडल है वो गर्म और ठंडा होता है, तो उसकी अलग अलग क्रियाएं होती है, प्रक्रिया होती है। तो सबसे पहले आता है 1 नंबर चालन क्रिया। चालन क्रिया क्या होती है, चालन क्रिया के अंतर्गत वो आता है जिससे दो पदार्थ होते हैं, एक पदार्थ हमारे पास में गर्म होता है और एक पदार्थ ठंडा होता है। जब गर्म पदार्थ ठंडे पदार्थ की ओर क्या करेगा, ऊष्मा का प्रवाह करेगा, और जब तक प्रवाह चलता रहेगा जब तक दोनों पदार्थों का तापमान समान नहीं हो जाए, एक समान नहीं हो जाए, तो उस क्रिया को कहते हैं चालन क्रिया। देखिए, जब असमान वाले दो पिंड एक दूसरे के संपर्क में आते हैं, असमान यानी एक ठंडा होता है और एक गर्म होता है। जैसे गर्म पिंड से ठंडे पिंड की ओर ऊर्जा का प्रवाह है, यानी दो असमान पिंड होते हैं, दो ऊर्जा का प्रवाह होता है, जैसे एक गर्म होता है और एक ठंडा होता है, तो ऊर्जा का प्रवाह संचार है वो होता रहता है। यह क्रिया तब तक होती है जब तक दोनों पिंडों का तापमान एक समान नहीं हो जाता। यानी ये क्रिया तब तक चलती रहती है जब तक दोनों पदार्थों, जो दो पदार्थ है उनका तापमान एक समान नहीं हो जाता, तब तक ये क्रिया चलती रहती है। वायुमंडल की निचली परतों को गर्म करने में चालन महत्वपूर्ण है। यानी जो होता है, जब देखो धरातल अधिक गर्म होता है, यानी प्रत्यक्ष रूप से है सूर्य है वायुमंडल को गर्म नहीं करता है, जो पार्थिव विकिरण होता है पृथ्वी से तब जाकर के अप्रत्यक्ष रूप से वायुमंडल गर्म होता है। तो यानी जो पृथ्वी से जब ये सूर्य की किरणें ऊपर उठती है, जो वायुमंडल की निचली परतों को गर्म कर देती है, और गर्म तब तक करती रहती है जब तक पृथ्वी और उसका तापमान दोनों का समान नहीं हो जाए, ठीक है। तो उस क्रिया को कहते हैं चालन क्रिया, यानी कॉन्डक्शन। तो ये क्रिया होती है चालन क्रिया, जब दोनों पदार्थों का समान तापमान नहीं हो जाए, तो उसको चालन क्रिया कहते हैं। 2 नंबर संवहन क्रिया। संवहन क्रिया वो होती है जब वायु गर्म होकर के ऊपर उठती है, तो वो संवहन क्रिया के अंतर्गत आती है। और संवहन क्रिया के अंतर्गत जो वायुमंडल सूर्य ताप खर्च होता है वो होता है 9% या 9 सूर्य किरणें। तो देखिए, यह एक भाग से दूसरे भाग की ओर वायु गर्म होकर लंबवत ऊष्मा का संचरण करती है, क्षैतिज नहीं करती, इस तरह से लंबवत, यानी पृथ्वी के धरातल से आसमान की ओर, नीचे से ऊपर की ओर, तो वो होता है लंबवत या ऊर्ध्वाधर। तो वो एक भाग से दूसरे भाग की ओर वायु गर्म होकर के लंबवत ऊष्मा का क्या करती है, संचरण करती रहती है, उसको बोलते हैं संवहन क्रिया। यह क्रिया तरल गैस में होती है परंतु ठोस रूप में नहीं होती है। यानी गैस में जैसे जल है वो भाप बन करके ऊपर जाता है तो वो गैसीय रूप में हो गया, तरल रूप में हो गया, परंतु ठोस रूप में नहीं होता है,
ठीक है ना। यानी हिम है वो धरातल से ऊपर की ओर नहीं लेके जा सकती, उसको संवहन नहीं बोलते हैं। तो यानी गैस या फिर तरल होता है, वाष्पीकरण होता है, तो उसको बोलते हैं संवहन की क्रिया। या फिर वायु गर्म होकर के भाप बन के ऊपर जाती है तो उसको संवहन क्रिया कहते हैं। यह क्रिया केवल क्षोभ मंडल तक ही सीमित होती है। यानी यह क्रिया जो होती है, जो पृथ्वी के धरातल से ऊपर की ओर जाती है, वो होती है क्षोभ मंडल तक सीमित, क्षोभ मंडल से ऊपर नहीं जाती है, तो उसको बोलते हैं संवहन की क्रिया। 3 नंबर, अभिवहन प्रक्रिया। अभिवहन प्रक्रिया क्या होती है? वायु के क्षैतिज संचलन के माध्यम से ऊष्मा का स्थानांतरण होता है। क्षैतिज, ये देखो डायग्राम में आप देख रहे हैं, यानी ऐसे नहीं पृथ्वी के धरातल से आसमान की ओर नहीं होता है, ये एक स्थान से दूसरे स्थान की ओर वायु का स्थानांतरण होता है, गति करती है, प्रवाह होता है एक स्थान से दूसरे स्थान की ओर, उसको बोलते हैं अभिवहन क्रिया। और ये क्रिया जब चलती है वायु, तो उच्च वायुदाब से निम्न वायुदाब की ओर चलती है, हमेशा उच्च वायुदाब से निम्न वायुदाब की ओर हवा का, वायु का स्थानांतरण होता रहता है, जो होता है क्षैतिज। क्षैतिज ये देख लो इस तरह से क्षैतिज। मध्य अक्षांश में दैनिक मौसम में आने वाली भिन्नताएं अभिवहन के कारण ही होती है। यानी जो उपोषण और शीतोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र है, मध्य अक्षांश क्षेत्र है, दैनिक मौसम में जो भिन्नता आती है, परिवर्तन आता है, वो किस कारण आता है? अभिवहन के कारण आता है ना। जैसे भूमध्य रेखीय क्षेत्र में जो कौन सी हवा चलती है? व्यापारिक पवनें चलती है, और व्यापारिक पवनें चलती है फेरल के नियम के अनुसार वो किस ओर मुड़ जाती है? उत्तरी गोलार्ध में दाएं ओर मुड़ जाती है, दक्षिणी गोलार्ध में बाएं ओर मुड़ जाती है, तो वो क्षैतिज संचरण होता है उसका, ठीक है, तो उसको अभिवहन कहते हैं। उत्तरी भाग में गर्मियों में चलने वाली स्थानीय पवन लू इसी अभिवहन का ही परिणाम है। जो ग्रीष्म ऋतु में भारत में जो हवा चलती है उत्तरी भारत में, गर्म होती है, अधिक तप्त होती है, शुष्क हवा चलती है, एक स्थान से दूसरे स्थान की ओर जाती है, तो उसको लू कहा जाता है। और इसका सबसे अधिक प्रकोप है वो राजस्थान है, उत्तर प्रदेश है, तो इन राज्यों में है वो सबसे अधिक प्रकोप होता है इसका, लू का। तो ये लू चलती है, तो उसको बोलते हैं अभिवहन के लिए। आगे है विकिरण प्रक्रिया। तो विकिरण क्या होती है? पृथ्वी के धरातल से वापस परावर्तन होना, तो उसको बोलते हैं विकिरण की क्रिया। चलो देखते हैं। सौर विकिरण जो लघु तरंगों के रूप में पृथ्वी की सतह को गर्म करता है। यानी सौर विकिरण जो सूर्य से आने वाली जो ये किरणें होती है वो लघु तरंगों के रूप में होती है, और वापस जो जाती है दीर्घ तरंगों के रूप में, जिसे पार्थिव विकिरण बोलते हैं, वो होता है विकिरण की प्रक्रिया। तो सूर्य की सतह पर लघु तरंगें आती है, लघु विकिरण होता है, और वापस पृथ्वी से आसमान की ओर जाती है, वायुमंडल की ओर जाती है, तो उसे दीर्घ तरंगें बोलते हैं, दीर्घ विकिरण होता है। पृथ्वी स्वयं गर्म होने के बाद एक विकिरण पिंड बन जाता है। यानी पृथ्वी है दिन में है वो पूरी तरह गर्म हो जाती है, और रात को क्या करती है? फिर पार्थिव विकिरण करती है, वापस वायुमंडल में सूर्य किरणें पहुंचाती है, तो एक है वो विकिरण पिंडे बन जाती है पृथ्वी स्वयं गर्म होकर के। 3 नंबर, वायुमंडल में दीर्घ तरंगों के रूप में ऊर्जा का विकिरण करने लगती है। यानी वायुमंडल में है वो दीर्घ तरंगों के रूप में ऊर्जा का विकिरण होने लगता है। जो पृथ्वी है वो दीर्घ तरंगों के रूप में विकिरण करती है, जो पार्थिव विकिरण होता है वो दीर्घ तरंगों के रूप में होता है, ठीक है, और सूर्य से जो किरणें आती है वो लघु तरंगें होती है। 4 नंबर, यह ऊर्जा वायुमंडल को नीचे से गर्म करती है। यानी वायुमंडल का नीचे का जो भाग है क्षोभ मंडल का, तो उस भाग को क्या कर देती है? जो 51% वापस लौटाती है, तो उसको गर्म कर देती है। इस प्रक्रिया को पार्थिव विकिरण कहा जाता है। जो दीर्घ तरंगों के रूप में पृथ्वी है वायुमंडल को वापस किरणें पहुंचाती है 51%, तो 51% क्या कहलाती है? पार्थिव विकिरण कहलाती है। देखो पार्थिव विकिरण कहा जाता है। दीर्घ तरंगों के विकिरण से कार्बन डाइऑक्साइड एवं ग्रीन हाउस गैसों द्वारा अवशोषित कर लिया जाता है। यानी कार्बन डाइऑक्साइड गैस की मात्रा बढ़ेगी,
पृथ्वी का धरातल का तापमान बढ़ता जाएगा, क्योंकि ये सूर्य से आने वाली जो लघु तरंगे हैं उसको पृथ्वी के धरातल पर पहुंचने देती है। पृथ्वी पार्थिव विकिरण जो दीर्घ तरंगे होती है उसमें क्या हो जाती है, अवरोध हो जाती है यहाँ पर, और अवरोध की स्थिति में होने की वजह से उसको यहाँ पर रोक लेती है, इसलिए यहाँ के वायुमंडल का तापमान को बढ़ा देती है। इसी तरह से ग्रीन हाउस प्रभाव भी होता है, वो भी यही कार्य करता है, जो एक कांच घर की तरह काम करता है, ठीक है। तो वो तापमान को बढ़ा देता है, अपने आप में अवशोषण कर लेता है। लास्ट है, इस प्रकार वायुमंडल पार्थिव विकिरण द्वारा अप्रत्यक्ष रूप से गर्म होता है, न कि सीधे सूर्य ताप से। यानी वायुमंडल है वो पार्थिव विकिरण से है, वो गर्म होता है, ठीक है। जो रात्रि के समय 51% वापस सूर्य की किरणें जाती है उसे पार्थिव विकिरण बोलते हैं, तो उससे गर्म होता है। जो अप्रत्यक्ष रूप होता है वो हम नहीं देख पाते हैं, हम इसी को देख पाते हैं प्रत्यक्ष रूप से, सूर्य की जो किरणें आती है दीर्घ तरंगों की, लघु तरंगों के रूप में। हम सोचते हैं कि सूर्य से आती है तो इस वजह से वायुमंडल गर्म होता है, नहीं। जब पृथ्वी वापस सूर्य की किरणें लौटाती है, पार्थिव विकिरण कहते हैं, दीर्घ तरंगें होती है, इससे वायुमंडल गर्म होता है, सीधे सूर्य ताप से गर्म नहीं हो पाता है, ये लघु तरंगें होती है, ठीक है। तो ये था आज का वीडियो, जिसमें हमने सूर्यताप के बारे में जानकारियां आपको बताई, आपने नोटबुक में ग्रहण की। तो सभी मित्रों को, विद्यार्थियों को मैं आशा करता हूं कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करोगे, कमेंट करके मुझे ज़रूर बताओगे, आपके मन में जो क्वेश्चन है सूर्यताप के बारे में वो मुझसे ज़रूर पूछोगे, और लाइक करोगे इसको, और चैनल को सब्सक्राइब से ज़रूर करोगे, जिससे बेल आइकन का है वो भी आप घंटा प्रेस करोगे, जिससे मेरी आने वाली वीडियो है वो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। इस आशा के साथ मैं आज इसी वीडियो के साथ समाप्त करता हूं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, बहुत बहुत धन्यवाद।